अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? कहाँ हैं भाई सब लोग? सिर्फ 4 बंदे आए हैं। छुट्टियों के बाद आने का दिल नहीं कर रहा? आप लोगों को क्लास लेने का दिल नहीं करता? गुलशेर, आवाज आ रही है? जी सर आ रही। मैं असल में तुम्हारी चेक कर रहा था कि तुम प्रेजेंट हो कि नहीं। ये सब लोगों की अटेंडेंस होती है और बिल्कुल मैं नोट करता हूँ अटेंडेंस। तो अगर आप लोग नहीं आते तो आप लोगों का ही नुकसान है। जो लोग रोज आते हैं, और वैसे भी मैं उनकी जरा मार्किंग में नरमी करूंगा। आज हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, वेब सर्विसेज, जो कि आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज करना है। ठीक है। वैसे तो आप सर्वर साइड पे बटन क्लिक के इवेंट्स बना लें और इस तरह करके आप कर सकते हैं यूज सर्वर साइड की मेथड्स लिख के। लेकिन आपने एक या दो वेब सर्विसेज लाजमी यूज करनी है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट बना लिए हैं तो उसमें से चेंज करें थोड़ा बहुत, एक सर्विस ऐड करें, वेब सर्विस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जी, वेब सर्विसेज, किसी को पता है वेब सर्विस होती क्या है? किसी को नहीं पता? वेब सर्विस एक ऐसा, आसान अल्फाज में अगर मैं बताता हूँ तो वेब सर्विस एक ऐसा मेथड होता है बेसिकली, जो कि वेब पे एक्सपोज होता है। ठीक है, वेब के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं लोग। ठीक है, ऐसा मेथड होता है ये। नॉर्मली अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो उसमें आपने कोई फ्रेमवर्क यूज करा है, जैसे जावा में स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपने यूज कर लिया, जेएसएफ यूज कर लिया, या फिर डॉट नेट में जो हमारा वेब फॉर्म्स हैं वो यूज कर लिए। इन दैट केस तो आपके पास, क्योंकि कंट्रोल्स ऐसे हैं, जैसे डॉट नेट में हमारे पास सर्वर साइड कंट्रोल्स हैं, वो कंट्रोल्स डायरेक्टली सर्वर के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह स्प्रिंग में या किसी और चीज में भी कंट्रोलर्स वगैरह को कॉल किया जा सकता है, फ्रेमवर्क क्योंकि इस तरह का उन्होंने बनाकर आपको दे दिया है कि वो डायरेक्टली कॉल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ्रेमवर्क ना हो, या आपके पास कुछ ऐसी लिमिटेशंस हों, जैसे कि आपने किसी और कंपनी की वेब सर्विस यूज करनी है, जैसे बैंक अकाउंट, बैंक है कोई, ठीक है, जैसे इजी पैसा की ऐप है, इजी पैसा वाले अगर आपके बैंक से कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, या आप पैकेज मोबाइल का लेते हैं, ठीक है, इजी पैसा ऐप खोलें, उसमें आप मोबाइल पैकेज बाय कर सकते हैं। तो मोबाइल पैकेज जो आप बाय करते हैं, बेसिकली वो कैसे बाय होता है, मतलब वो नेटवर्क कंपनी से कैसे बाय करके आपको देते हैं? पीछे उन्होंने बंदे तो नहीं बिठाए हुए हर काम के लिए। इस तरह तो उनको बहुत ज्यादा बंदे चाहिए होंगे कि जी रिक्वेस्ट आई है पैकेज बाय करने की, जाके कंपनी से बाय करो। ऐसे तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने मोबाइल कंपनी की वेब सर्विसेज यूज की होती हैं। उन्होंने कोई ना कोई सर्विसेज दी हुई हैं, जिन सर्विसेज या एपीआई दी हुई हैं, जिनको एक्सेस कर कर इजी पैसा की ऐप आपके लिए पैकेज बाय करती है। ठीक है, इसी तरह अगर किसी और कंपनी की आपने यूज करनी है सर्विसेज, या कोई ऐसी मेथड्स हैं जो किसी और लैंग्वेज में हैं, या किसी और प्लेटफॉर्म पर हैं, किसी और ओएस पे रन हो रहे हैं, तो इन दैट केस आप वो फ्रेमवर्क वाला एडवांटेज तो नहीं ले सकते जो हम डॉट नेट फ्रेमवर्क में या स्प्रिंग में, स्प्रिंग बूट में, इन सब चीजों में लेते हैं जैसा, वैसे तो नहीं ले सकते। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी केसेस होती हैं जहां पे आपको वेब सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो वेब सर्विसेज एक ऐसी चीज है जो मेथड एक्सपोज कर देती है वेब पे, जिसको आप इजीली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज का क्लाइंट बनाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट का मतलब ये है कि एक ऐसा कोड लिख सकते हैं जो कि वेब सर्विस को कॉल कर रहा है बेसिकली। ठीक है, उसको कंज्यूम कर रहा है, वो क्लाइंट कहलाता है। तो आप क्लाइंट किसी भी लैंग्वेज में किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाकर वेब सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि वेब सर्विस जो जिसने भी लिखी है वो किस लैंग्वेज में लिखी है। ठीक है, तो मोटिवेशन में जो फर्स्ट बुलेट है, सबसे बड़ा एडवांटेज ही वेब सर्विस का ये है, इंटीग्रेशन ऑफ हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ठीक है, अभी तक जो वेब फॉर्म्स हम बना रहे हैं वो होमोजीनियस सिस्टम है,
मतलब सारा सिस्टम एक जैसा, एक ही लैंग्वेज पे, एक ही फ्रेमवर्क से बना हुआ है, ठीक है, होमोजीनियस है। लेकिन अगर आपने हेट्रोजीनियस सिस्टम बनाना हो या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाना हो जो डिफरेंट मशीन्स पे रन हो रहा है, आपके सिस्टम के मॉड्यूल्स डिफरेंट सिस्टम्स पे रन हो रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, पूरी दुनिया में मशीन्स कहीं भी आपने रखी हुई, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हो सकता है, हेट्रोजीनियस इस तरह हो के डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो, डिफरेंट एपीआईज यूज करता हो, ठीक है। इन दैट केस आप वेब सर्विस यूज कर सकते हैं। वेब सर्विस का एक और एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। आजकल एक आर्किटेक्चर चला हुआ है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, ठीक है। शायद आप में से किसी ने उसका नाम सुना हो। एक तरीकाकार होता है कि हम पूरी एप्लीकेशन आपकी एज अ वन प्रोजेक्ट बना लें, जैसे वेब फॉर्म का मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया विजुअल स्टूडियो में और सारी की सारी एप्लीकेशन उसी में बना दी, ठीक है। और एक तरीकाकार है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, मतलब कि मैं अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करता हूँ, हर मॉड्यूल को एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट बनाऊंगा विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। इस केस में मेरे पास फायदा क्या है कि डिफरेंट मशीन्स पे रन कर सकता हूँ मैं, ठीक है, बेहतर परफॉर्मेंस आ सकती है। क्रैश होगा तो एक ही सिस्टम, एक ही मशीन क्रैश होगी, ठीक है, सारी मशीन क्रैश नहीं होंगी। इस तरह के फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह, इस तरह के काफी बेनिफिट्स आपके पास आ जाते हैं। लेकिन अगर मैंने एक ही सिस्टम एक ही प्रोजेक्ट में बना दिया है, इन दैट केस जिस मशीन पे वो रन हो रहा है, वो मशीन अगर क्रैश की तो वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए भी आपको वेब सर्विसेज की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते बैकएंड के मेथड्स को, आपको दूसरी मशीन पे कोई रन होने वाली एप्लीकेशन में रन मेथड्स कॉल करने हैं, तो वो मेथड्स वेब एज अ वेब सर्विस आप बनाएंगे, ठीक है। दो किस्म की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, B2C एंड B2B, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब ये डायरेक्टली कंज्यूमर वेब सर्विस आपकी कॉल कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कि मैंने आपको इजी पैसा ऐप की एग्जांपल दी कि इजी पैसा ऐप एक बिजनेस है ऑलरेडी, इजी पैसा, वो पीछे कॉल कर रहा है आपके नेटवर्क्स की, जो भी आपके मोबाइल नेटवर्क हैं उनकी वेब सर्विसेज, तो बिजनेस टू बिजनेस है ये, ठीक है। समझ आ गई ये बात। यूजेज ऑफ ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज, ठीक है, ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज। इजी पैसा ऐप की तरह की एक और एग्जांपल यहाँ पे नीचे दी हुई है कि कंज्यूमर जो है एक ट्रैवल एजेंट सर्विस के पास जाता है या एक ट्रैवल एजेंट सर्विस की वेबसाइट यूज कर रहा है, वो ये चाह रहा है कि मैं कोई टिकट करवा लूं एयरलाइन का या इस तरह कुछ, ठीक है। तो वो जो वेबसाइट है वो आगे फर्दर तमाम एयरलाइंस की वेब सर्विसेज को और होटल्स वगैरह की वेब सर्विसेज को यूज कर रही है, ठीक है। इसके साथ साथ वो क्रेडिट कार्ड की वेब सर्विस यूज कर रही है, ताकि कंज्यूमर के पैसे, क्रेडिट कार्ड जब वो नंबर डालेगा तो कंज्यूमर के पैसे चार्ज किए जा सकें उसको, ठीक है। जो भी उसने होटल की बुकिंग की है या एयरलाइन की बुकिंग की है वो पैसे काट सके उसके क्रेडिट कार्ड से। तो ये डिफरेंट किस्म की वेब सर्विसेज यूज हो रही हैं, ठीक है। अभी तक कोई सवाल किसी को, क्योंकि यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि वेब सर्विस की रिक्वायरमेंट क्यों है। सर ये डिफरेंट सिटीज़ में भी हो सकता है, मतलब सिस्टम जी इंस्टॉल। बिल्कुल, कहीं भी हो सकता है। अब जैसे इजी पैसा ऐप की मिसाल को लेके अगर हम चलें, तो इजी पैसा की ऐप जो है वो ऐप आपके मोबाइल में यहाँ पे रावलपिंडी में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। लेकिन वेब सर्विस जो जो कॉल कर रही है, फॉर एग्जाम्पल जोंग का मैंने पैकेज खरीदा है, वो जोंग का हेडक्वार्टर्स कराची में है या कहीं भी है, ठीक है। तो इस तरह ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है, कराची में सिटी में ही नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज में भी हो सकती है। वेब पे एक्सपोज होनी चाहिए, ठीक है। वेब का मतलब ही यही है कि पूरी दुनिया वेब पे एक्सपोज है, तो पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेस हो सकती है, ठीक है। ओके सर। और कोई सवाल? व्हाट आर वेब सर्विसेज? मिडलवेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस फॉर रिमोट प्रोसीजर्स, कॉल्स एंड डेटा एक्सचेंज, ठीक है। रिमोट का मतलब ही यही है, कहीं और है वो प्रोसीजर्स, ठीक है, प्रोसीजर्स या मेथड्स। ओपन स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन एक्सएमएल, यानी कि स्टैंडर्ड जो है वो उसका एक्सएमएल की बेस पे ओपन स्टैंडर्ड होगा, यानी कि सब फॉलो करेंगे जिसको। फॉर लूजली कपल्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का मैंने मिसाल दी, वो लूजली कपल्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज होती हैं, ठीक है।
यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रही होती वो, ठीक है, कम से कम डिपेंडेंसी होती है उनकी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह की सॉफ्टवेयर सर्विसेज बनाने के लिए वेब सर्विसेज यूज होती हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इंडिपेंडेंट होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप वेब सर्विस डॉट नेट में लिख सकते हैं, लेकिन उसको कंज्यूम करने वाला क्लाइंट आप जावा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, लाजमी नहीं है कि उसी लैंग्वेज में हो, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एंड सर्वर आर्किटेक्चर्स, आप इसको सिंपली वेब पे एक्सपोज करेंगे और वेब के जो भी इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स हैं उनको ही ये यूज करेगा, आपको कोई नए प्रोटोकॉल्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं वेब सर्विसेज के लिए। सर लेकिन वेब सर्विसेज पे तो डिपेंडेंट होगा ना, लैंग्वेज डिपेंडेंट। नहीं, स्टिल ये लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में वेब सर्विस लिख सकते हैं, डॉट नेट में भी लिख सकते हैं, जावा में भी लिख सकते हैं। जावा में दो किस्म की वेब सर्विस होती हैं, एक काफी नाम सुना होगा, एक वेब सर्विस होती है रेस्टफुल वेब सर्विसेज, वो जावा में बहुत चलती हैं। तो आप मतलब ये कर सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जोन सी भी लैंग्वेज यूज करना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट है। वेब सर्विस भी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और उसका क्लाइंट भी जो उसको कंज्यूम कर रहा है वो भी किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि डॉट नेट पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं आपको डॉट नेट में सिखाऊंगा ये, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल होगा? जी जी बिल्कुल, हर चीज का प्रैक्टिकल होता है, मैंने आपको कोई भी चीज बगैर प्रैक्टिकल कराई है? नहीं सर। बिल्कुल होगा, इसका भी प्रैक्टिकल होगा। ओके सर। वेब सर्विस की डेफिनेशन जो W3C वालों ने लिखी हुई है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आइडेंटिफाइड बाय यूआरआई। यूआरआई का मतलब यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि यूआरआई क्या होता है। ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाली है सिर्फ ये समझाने के लिए कि यूआरएल और यूआरआई क्या होते हैं। ये इस स्लाइड का वरना ताल्लुक नहीं है यहाँ पे। ये एक पूरा नीचे यूआरएल दिया हुआ है, ठीक है, https wikipedia.org index.html, ठीक है। ये पूरा जो है यूआरआई भी कहलाता है और यूआरएल भी कहलाता है, ठीक है। यूआरआई क्यों कहलाता है कि क्योंकि जो पीछे https का प्रोटोकॉल है, स्कीम है, जिसको उसको अगर हम इग्नोर कर दें तो बाकी का जो पार्ट है वो यूआरआई है, ठीक है। यूआरएल यूआरआई बेसिकली हर एक चंक है यूआरएल का, ठीक है। कोई भी चंक ले लें वो यूआरआई है। जैसे index.html भी एक यूआरआई है। अगर www.wikipedia.org/index.html ले लें वो भी यूआरआई है। अगर पूरा ले लें तो वो भी यूआरआई है, ठीक है। हर एक चंक एक यूआरएल का जो होगा वो यूआरआई कहला सकता है, क्योंकि आइडेंटिफायर है। यूआरआई का मतलब ही आइडेंटिफायर, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। और यूआरएल अगर आप बात करें तो यूआरएल पूरा होता है जो वो है, ठीक है। ओके सर। और यूआरएन है एंड पे, यूनिवर्सल रिसोर्स नेम, यानी कि जो पेज का नेम है बेसिकली वो है यूआरएन, उसको सिर्फ यूआरएन भी कह सकते हैं। फुल जो है वो यूआरएल है, जो आखिरी में पेज नेम है वो यूआरएन है, और यूआरआई कोई भी चंक हो सकता है, बीच का कोई भी पार्ट, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आइडेंटिफाइड बाय यूआरआई ये वेब सर्विस कहलाती है। मतलब मैंने आपको बताया कि वेब सर्विस ऐसा मेथड है जो वेब पे एक्सपोज हो। वेब पे एक्सपोज होगा इसका मतलब उसका कोई यूआरएल होगा जिससे वो आइडेंटिफाई किया जा सके या जिससे वो कंज्यूम किया जा सके, वो यूआरएल से आइडेंटिफाई होने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेब सर्विस कहलाती है। इसकी इंटरफेस डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन एक्सएमएल में होगी। इंटरफेस डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि जैसे हम जावा में इंटरफेसेस लिखते हैं उनमें मेथड की वो होते हैं सिग्नेचर्स, ठीक है, लेकिन बॉडी नहीं होती। तो मेथड सिग्नेचर्स डिस्क्रिप्शन होती है बेसिकली उस इंटरफेस की कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या काम आप इस इंटरफेस से कर सकते हैं। तो इसी तरह वेब सर्विस में क्या क्या चीजें हैं और उनमें क्या क्या काम आप कर सकते हैं, ये चीजें एक्सएमएल में होती हैं, ठीक है। उसको विजुअल कहते हैं, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, वो आगे आएगी और भी डिटेल में। विद इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सएमएल इनकोडेड मैसेजेस, एक्सएमएल में इनकोडेड मैसेजेस से इंटरेक्शन करेंगे हम, एंड मैसेज एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। सोप अब क्या है? एक्सएमएल स्टैंडर्ड फॉर मैसेज इनकोडिंग। सोप बेसिकली एक यूं समझ रहे इनवेलप है, ठीक है। इनवेलप है जिसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर है,
कि इस तरीके से मैसेज को आपने लिख के सेंड करना है। XML का मैसेज इस तरह आपने लिखना है, ऊपर हेडर आएगा, फिर बॉडी आएगी, इस तरह, ठीक है। सोप बेसिकली इनवेलप है, ठीक है। आप इस इनवेलप में मैसेज अपना डालकर या उस स्ट्रक्चर में अपना मैसेज लिखकर सेंड करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर इम्प्लीमेंटेशंस, जावा .NET वगैरह से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यानी कि सोप कोई भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, सोप जो है वो XML स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। जो मैंने आपको बताया जावा में रेस्टफुल वेब सर्विसेज होती हैं, वो बेसिकली यूज करी होती हैं जेसन, ठीक है। तो जेसन वाला ये यहाँ पे नहीं है। जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो होगी XML बेस्ड, जिसमें डाटा XML की फॉर्म में ट्रांसफर होगा, और XML का जो मैसेज होगा उसको सोप कहते हैं, ठीक है। समझ आई ये बात? सोप का मतलब है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, लेकिन ये कि सोप की फॉर्म में होगा ये मैसेज, XML बेस्ड मैसेज है। कोई सवाल हो? सर रिपीट कर दिया XML मतलब? अच्छा ठीक है, ये सोप है बेसिकली, ठीक है। XML का मैसेज जिस स्ट्रक्चर में लिखना है उसको कहते हैं सोप। यानी कि ये सोप इनवेलप का पहले टैग है, फिर उसके बाद सोप हेडर है, फिर नीचे है तो सोप बॉडी है, ठीक है। बॉडी के अंदर आपका डाटा होता है बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद कोई किसी किस्म का फॉल्ट का कोड हो, एरर वगैरह का, तो वो आती है। तो ये बेसिकली इस स्ट्रक्चर में मैसेज को अपना लिखने का नाम सोप है। ये इनवेलप है पूरा जो XML का। समझ आ गया अब? यस सर, ठीक है सर। दूसरी चीज है विजडल, जो कि मैंने बताया वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, यानी कि जो भी आपकी वेब सर्विस में मेथड्स हैं उनकी डिटेल्स बताएगी जो चीज, वो है कहलाती विजडल। इंटरफेस डिस्क्रिप्शन इन XML, ठीक है। यानी कि ये मेथड की रिटर्न टाइप क्या है, ये आर्गुमेंट क्या ले रहा है, इसका नाम क्या है, इस तरह की हर चीजें डिस्क्राइब करेगी विजडल, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स एंड सर्वर आर्किटेक्चर्स, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं? HTTP, जो कि आपके ब्राउजर यूज करते हैं, ठीक है, उसके साथ वेब सर्वर होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसके साथ मेल सर्वर होता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, उसके साथ FTP सर्वर होता है। तो जो भी प्रोटोकॉल होगा उसके साथ का सर्वर भी है आपके पास, वही एग्जिस्टिंग सर्वर और प्रोटोकॉल यूज करेगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है, यानी कि विजडल का भी एक स्टैंडर्ड है कि सोप 1.2 है, विजडल 1.1 है। इस तरह सबके एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं जो यूज होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिया है कुछ चीजों का। जावा RMI आपने शायद पढ़ी हो, .NET रिमोटिंग, जो कि वैसे मैंने पढ़ाई है इस कोर्स में लेकिन इस दफा नहीं है इंक्लूडेड। .NET रिमोटिंग भी यही होता है, मेथड्स को कॉल करने का एक तरीका होता है, ये समझ लें कि डाटा ट्रांसफर का तरीका होता है। फिर कोरबा एक लैंग्वेज है, फिर उसके बाद वेब सर्विसेज। हमारी जो .NET की वेब सर्विस है वो लास्ट कॉलम है, या वो भी लास्ट कॉलम है। इसके अलावा जो दूसरी वेब सर्विस हैं वो भी यहाँ पे आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ अपनी .NET की है, क्योंकि यहाँ पे XML डाटा लिखा है, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज की बात करें तो जावा RMI में आपको पता है जावा है। वेब सर्विसेज इंडिपेंडेंट है, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कंज्यूम कर सकते हैं। इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, जावा RMI में आपने इंटरफेसेस बनाए थे, अगर आपको याद हो। यहाँ पे विजडल होगी XML बेस्ड। डाटा स्ट्रक्चर्स वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स थे, यहाँ पे XML डाटा है। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, यहाँ पे HTTP, HTTPS, SMTP, FTP हैं, जो कि आपके ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। पैकेजिंग, पैकेजिंग का मतलब है आपका डाटा जो है ट्रांसफर होना है, वो किस पैकेट की फॉर्म में, किस पैकेज में आप उसको डालकर भेजेंगे, वो सोप है यहाँ पे। RMI में जावा ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन होती है, ठीक है, सीरियलाइज करते हैं आप। इंफ्रास्ट्रक्चर वेब मेल FTP सर्वर, ठीक है। ये बीच के सारे याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये कि इतना पता हो कि बेसिक यहाँ पे क्या चीजें यूज होगी। प्रोस, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रन टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सब चीजों से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्डाइज्ड है, और प्रोमोटेड फ्रॉम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, माइक्रोसॉफ्ट, IBM वगैरह सन, ठीक है। कौन से हैं? परफॉर्मेंस XML थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ठीक है। जो जेसन है वो थोड़ी सी बेहतर है, इसलिए जेसन वाली वेब सर्विसेज भी अब यूज हो रही हैं, ठीक है।
और नॉट रियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट सीरियलाइज करके आप सेंड नहीं करते, XML की फॉर्म में करते हैं, तो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से वो डाइवर्ट होता है। अच्छा, अब तरीकाकार क्या होगा वेब सर्विस को यूज करने का? एक क्लाइंट है जिसने कंज्यूम करना है वेब सर्विस को, ठीक है, वो सबसे पहले डिस्कवर करेगा उस वेब सर्विस को URL के थ्रू, व्हाट सर्विसेज डू एग्जिस्ट एंड वेयर आर दे, URL। एक चीज होती है जो कि आपकी IIS जो वेब सर्वर है आपका, जो मैंने आपको करवाया था इंस्टॉल और यूज भी करवाया था, उस IIS के अंदर ये चीजें होती हैं UDDI और डिस्को। UDDI होती है यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। और डिस्को का मतलब ही, डिस्को निकला ही डिस्कवरी से है, ठीक है। ये बेसिकली डायरेक्टरी होती हैं, ठीक है। डायरेक्टरी का मतलब जैसे फोन डायरेक्टरी होती है, आप उसमें आप किसी का भी नाम देख के उसके अगेंस्ट फोन नंबर निकाल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे डायरेक्टरी है वेब सर्विसेज की, ठीक है। कोई भी वेब सर्विस का URL वगैरह आप यहाँ से देख निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट ने URL लिया, फिर उसके बाद उसने विजडल ली, उस वेब URL लेने के बाद उस जहाँ पे भी वो URL है उस वेब सर्वर से विजडल ली, यानी कि डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज ली, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, यानी कि कौन कौन से मेथड हैं, उनको क्या पैरामीटर्स चाहिए और वो क्या रिटर्न करेंगे, हर इंफॉर्मेशन ली। फिर उसके बाद वेब सर्विस, तीसरा पॉइंट है कि वेब सर्विस कॉल की, वो पैरामीटर्स वगैरह प्रोवाइड करके, ठीक है। ये उसी चीज की डायग्राम है, थोड़ी सी डिफरेंट करके बनाई गई है कि नीचे सर्विस कंज्यूमर है, उसने UDDI रजिस्ट्री से सर्विस फाइंड की। UDDI रजिस्ट्री में जो भी सर्विस होगी वो दो चीजों को पॉइंट करेगी, विजडल और वेब सर्विस को, ठीक है। जब विजडल उसको मिलेगी क्लाइंट को, फिर वो वेब सर्विस कॉल करेगा सोप के थ्रू, ठीक है, सोप मैसेज ट्रांसफर होंगे। ये अगेन एक और आर्किटेक्चर है उसी तरह की चीज को डिस्क्राइब करने के लिए कि क्लाइंट ने डिस्कवरी सर्विस से वेब विजडल और URL, ये दोनों चीजें पड़ी हैं डिस्कवरी सर्विस में, वहां से URL निकाले और डायरेक्टली वेब सर्विस कंटेनर से कॉल कर ली वेब सर्विस, ठीक है। ये भी उसको जरा खोल के बताया गया कि पहले सर्विस इंक्वायरी की URI के थ्रू, फिर उसने विजडल रिटर्न की, फिर उसके बाद सोप मैसेज सेंड किया और सोप मैसेज रिसीव किया, ठीक है। कंटेनर के पास आएगा पहले, कंटेनर फिर आगे वेब सर्विस के पास जाएगा, फिर वेब सर्विस से विजडल कंटेनर लेके आएगा और फिर क्लाइंट को ट्रांसफर करेगा। समझ आई यहाँ तक? यस सर। और कोई नहीं बता रहा? मुनीब, कशमाला, तलहा? यस सर। अच्छा, ठीक है सर, आपकी आवाज बीच में से कट जाती। ये बेसिकली मेरी आवाज नहीं, आपकी आवाज कट रही है, क्योंकि आपकी आवाज कट रही है इससे पता लग रहा है कि आपका इंटरनेट में फॉल्ट है, जो मेरी आवाज भी कट कट के आप तक पहुंच रही है, ठीक है। अच्छा, IIS और ASP.NET इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है वेब सर्विस को। .NET फ्रेमवर्क आपको बेस क्लासेस भी प्रोवाइड करेगा और सारी चीजें प्रोवाइड करेगा जिससे आप वेब सर्विस राइट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ नेम स्पेसिस हैं जो कि यूज होंगी, ये भी मेरे ख्याल से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स ही याद कर लेंगे, system.web.services में होता है सारा कुछ। अच्छा, अब ये तरीकाकार है लिखने का, जो वेब सर्विस की फाइल होगी वो ASMX फाइल होगी, ठीक है। जैसे .NET की फाइल ASPX फाइल होती है, उसी तरह वेब सर्विस की फाइल ASMX होगी, और उसके ऊपर डायरेक्टिव ये आएगा जो पहला यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। वेब सर्विस लैंग्वेज C# क्लास माई वेब सर्विस, ठीक है। और जो क्लास होगी इसकी माई वेब सर्विस, वो एक्सटेंड करेगी वेब सर्विस से, ठीक है, system.web.services.web सर्विस से, ये बेस क्लास होगी। फिर उसके बाद इसमें एक मेथड होगा माई वेब मेथड, जिसकी रिटर्न टाइप कुछ होगी, इसके ऊपर एट्रीब्यूट होगा वेब मेथड का। शुरू में बहुत पहले हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट एक ऐसा एक्स्ट्रा मेटा डाटा होता है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी मेथड या क्लास की, जबकि प्रॉपर्टी उस क्लास का हिस्सा होती है, उस क्लास का एक वेरिएबल होती है, ठीक है। तो ये एक एट्रीब्यूट है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इस मेथड की, या कि ये वेब मेथड है,
ठीक है, या वेब सर्विस का मेथड है, ठीक है। ठीक है, ASMX फाइल होगी जो कि वर्चुअल डायरेक्टरी में आपकी सेव होगी। वर्चुअल डायरेक्टरी आपको पता होनी चाहिए क्या चीज़ है। IIS में वर्चुअल डायरेक्टरी होती है जिसमें आपके सारा वेब सर्विस होती है, सॉरी वेब सर्विस कह रहा हूँ, वेबसाइट होती है, ठीक है। वर्चुअल डायरेक्टरी किसी फिजिकल डायरेक्टरी को भी पॉइंट कर रही होती है, ये हमने देखा था करके, ठीक है। यहाँ पे वही चीजें लिखी हैं कि एट्रीब्यूट है ये वेब मेथड, ठीक है। मेरे ख्याल से इसको स्किप कर देते हैं। ये एक URL की एग्जांपल है कि URI या URL आपने ब्राउजर में डाला तो इस तरीके से सारे वेब मेथड्स नीचे लिस्ट हो जाएंगे। अच्छा, .NET में जो विजुअल स्टूडियो है बेसिकली वो आपको काफ़ी आसान चीज़ें प्रोवाइड करता है वेब सर्विस को बनाने के लिए और इंटीग्रेट करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो ना हो, ठीक है, और आपने ये सारा कोड कॉपी करके नोटपैड की फाइल बना के सेव किया हो, तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक यूटिलिटी होती है .NET फ्रेमवर्क जो इंस्टॉल करता है आपके कंप्यूटर में, Wisdal.exe, ठीक है। Wisdal.exe में कोई भी वेब सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, ये वाली उसका URL प्रोवाइड करते हैं, तो वो उस वेब सर्विस की एक प्रॉक्सी बना देता है, ठीक है। प्रॉक्सी बना देगा टाइम सर्विस proxy.cs। इस टाइम सर्विस प्रॉक्सी को आपने क्लाइंट में इंक्लूड करना है और उसकी वेब सर्विस इस तरह कॉल करनी है, service.getTime नीचे जैसे, ठीक है। उस CS फाइल को, टाइम सर्विस प्रॉक्सी को इस अपनी नेट क्लाइंट वाली फाइल के साथ रखना है और इस तरीके से कॉल करना है। ऑब्जेक्ट बनाना है टाइम सर्विस इज इक्वल टू न्यू टाइम सर्विस और service.getTime, ठीक है। ये एक तरीका कार होता है। ये सबको समझ आ गया? यानी कि वेब सर्विस की एक प्रॉक्सी बनाएगा और प्रॉक्सी क्लाइंट को दे दी जाएगी, क्लाइंट उस प्रॉक्सी को यूज कर मेथड्स कॉल करेगा। ये चीज सबको समझ आ गई? फाइल का नेम डिफरेंट है तो मेथड को कॉल कैसे करें? फाइल का नेम डिफरेंट है तो मेथड को कॉल कैसे करें? देखें, फाइल के यहाँ नेम पे से लिखा टाइम सर्विस, हाँ हाँ, टाइम सर्विस डॉट ASMX लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो सर्विस गेट कर रहा है डॉट गेट टाइम कर रहा है। नहीं देखें, ये टाइम सर्विस थी, ये टाइम सर्विस है। ये क्लास का नाम टाइम सर्विस है और उसके अंदर वेब मेथड है या वेब सर्विस का एक मेथड है गेट टाइम, ठीक है। तो जब आप इस फाइल की प्रॉक्सी बनाएंगे टाइम सर्विस proxy.cs, वो क्लाइंट की क्लास के साथ रखेंगे और नेट क्लाइंट की क्लास में टाइम सर्विस तो क्लास है, वहां पे हमने देख लिया, और इसका मेथड भी है गेट टाइम, तो ये आप कॉल कर सकते हैं, ओके सर। ठीक है। सोप क्या है, जी हमें पता सर। लग गया, पैकेजिंग के लिए यूज होता है। इसमें मैसेज को पैकेज करते हैं, एसिंक्रोनस होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप सेंड कर रहे हैं और यहाँ आप दूसरी मेथड भी कॉल कर सकते हैं, मतलब सिंक्रोनाइज नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है। सोप डज नॉट डिफाइन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि जो भी वेब सर्विस का डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल आप बना रहे हैं वो डिफाइन नहीं करता सोप। सोप में सिंपली एक मैसेज है, दैट्स इट, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी डिफाइन नहीं करता कि ये मैसेज किस प्रोटोकॉल में जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड गार्बेज कलेक्शन भी नहीं ये प्रोवाइड करता और डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट्स या कॉल बैक्स वगैरह भी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। सिंगल मैसेज ट्रांसफर के लिए सोप यूज होता है। सोप का एक फॉर्मेट है लेटर टाइप का, इन्वेलप होगा, उसके अंदर हेडर है, फिर बॉडी है। बॉडी में बेसिकली जो डाटा है, यहाँ पे आपका डाटा होगा, नीचे कोई फॉल्ट है अगर होगा तो उसकी फॉल्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इन्वेलप है, उसके अंदर हेडर है, फिर बॉडी है, और बॉडी के अंदर डाटा है, और डाटा के अलावा फॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पे डाटा जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपका मैसेज होता है जो आप सेंड करें, यानी कि जो भी वेब मेथड है वो जो रिटर्न करेगा वो यहाँ पे डाटा में आएगा। लाइक ये देखें टाइम सर्विस, यहाँ पे गेट टाइम में रिटर्न हो रहा है, टाइम स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग में टाइम है ये कहाँ पे आएगा, पूरे इन्वेलप की फॉर्म में सेंड होगा क्लाइंट को, ठीक है। यहाँ डाटा की जगह पे टाइम लिखा होगा और पूरा इन्वेलप बनाकर वो सेंड करेंगे, ठीक है। विजडल क्या है? विजडल इज एन XML बेस्ड IDL फॉर वेब सर्विसेज, ठीक है।
ठीक है, तो किसी को पता भी लग रहा है कि क्या कह रहा हूं मैं? जी सर, आ रही समझ। विजुअल है वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जो कि XML बेस्ड आईडीएल है फॉर वेब सर्विसेज। आईडीएल का मतलब है इंटरफेस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी इंटरफेस की को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं आईडीएल, ठीक है। तो ये XML बेस्ड आईडीएल है वेब सर्विसेज के लिए, यानी कि ठीक है, यानी कि ये XML है लेकिन डिस्क्राइब करेगी वेब सर्विसेज को, ठीक है। और इसमें क्या है, यूज्ड डाटा टाइप्स, कौन कौन सी डाटा टाइप्स यूज हो रही हैं वेब सर्विस में, स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज क्या है, ऑपरेशंस या मेथड्स कौन कौन से हैं, प्रोटोकॉल्स, एड्रेसेस ऑफ वेब सर्विस, रिटर्न क्या कर रही है वेब सर्विस, कितने पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से हैं, हर चीज इसमें लिखी होती है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊंगा भी कि विजुअल कहाँ पे है और कैसे देखनी है, ठीक है। चले आए फिर क्रिएट करके देखते हैं वेब सर्विस। कासिम, मोहम्मद कासिम, अच्छा न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ वेब सर्विस ऐप। तो ये मेरी एक एम्प्टी वेब ऐप बन गई है। इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करूंगा, ऐड में जाऊंगा, न्यू आइटम। अब ये देखिए लेफ्ट साइड से वेब भी सिलेक्ट होना चाहिए और जो दरमियान वाला पैनल है यहाँ से आप नीचे चले जाएं, वेब सर्विस पे आ जाए। ये है वेब सर्विस, ठीक है। अब ये देख सकते हैं इस फाइल का नाम है ASMX, ठीक है, वेब सर्विस 1.ASMX। ऐड कर देंगे तो ये वेब सर्विस एक बन गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ए एट्रीब्यूट है वेब सर्विस का क्लास के ऊपर, ठीक है। कुछ बाइंडिंग्स वगैरह हैं, इनको आप इग्नोर करें। और ये एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, ये किसी को याद है क्यों हमने यूज किया था? लास्ट लेक्चर में हमने ये यूज किया था। नो सर। अच्छा, यानी कि लास्ट लेक्चर किसी ने देखा भी नहीं और क्लास में भी अटेंटिव नहीं थे। लास्ट लेक्चर था क्या? देखा था क्या लास्ट लेक्चर? सर, वेब पे किया था ना, वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशन तो हम मिड से पहले के कर रहे हैं, लेकिन लास्ट लेक्चर वेब एप्लीकेशन में क्या था जी? एजेक्स, हाँ जी, एजेक्स। एजेक्स, एजेक्स में हमने दो तरह के एजेक्स पढ़े थे। एक एजेक्स था जो कि विजुअल स्टूडियो में टूल बॉक्स में जो टूल्स हैं उनको यूज करके हमने यूज किया था, स्क्रिप्ट मैनेजर वगैरह को यूज किया था, ठीक है। उसमें जितने भी टूल्स थे, प्रोग्रेस बार वगैरह सब चीजें हमने यूज की थी। और जो लास्ट मेथड था, यानी कि जो दूसरे तरह का एजेक्स था, वो था फ्रॉम स्क्रैच। .NET के टूल्स नहीं यूज करने, स्क्रैच से हमने एजेक्स कॉल करना है। उसमें हमने क्या किया था, जो हमारा वेब पेज था उस वेब पेज पे जावास्क्रिप्ट लगा दी थी ऊपर, jQuery। jQuery से एजेक्स का सॉरी jQuery से एक वेब सर्विस का मेथड कॉल किया था। और जब मैंने आपको बताया था कि jQuery से कोई मेथड कॉल करना हो तो ये एट्रीब्यूट को अनकमेंट करके यूं यूं करना है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ भी है, ये जब भी आप वेब सर्विस क्रिएट करते हैं ऊपर लिखा आता है, टू अलाउ दिस वेब सर्विस टू बी कॉल्ड फ्रॉम स्क्रिप्ट यूजिंग ASP.NET AJAX अनकमेंट द फॉलोइंग लाइन, ठीक है। AJAX से जब भी आपने यूज करना है, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ये बड़ी अजीब सी बात हुई है, सेशन बंद होके फिर चल पड़ा है।
अच्छा खैर, मैंने आप लोगों को बताया था कि एजेक्स जब भी यूज करना है तो वेब सर्विस का ये वाला एट्रीब्यूट अलाउ करना है, ठीक है? अब याद आया किसी को? यस सर। ठीक है, फिलहाल सर मैं ये मेरे इसको पास वेब सर्विस शो नहीं हो रहा। आपके विजुअल स्टूडियो में वेब सर्विस नहीं आ रहा? नो सर। अच्छा, एक मिनट मैं करवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपका देखता हूँ मसला क्या है, ठीक है? ओके सर। फिलहाल मैं इसको कमेंट ही करके रखूंगा, ठीक है? एजेक्स में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नॉर्मल एजेक्स टूल किट यूज करते हैं, तो एजेक्स टूल किट में तो हम सर्वर साइड के मेथड कॉल कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वो फ्रेमवर्क की तरह यूज होगा, और फ्रेमवर्क में वो उन्होंने पहले ही पीछे कोड इस तरह लिखा हुआ है कि हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हम जब स्क्रैच से करेंगे तो हमें सर्वर साइड के मेथड्स एक्सेस नहीं हो सकेंगे, तो ऐसे मेथड चाहिए होते हैं जो वेब पे एक्सपोज हों। ये मैंने आपको बताया था। तो वेब सर्विस मैंने बनाई थी, जो, और आपको बताया था कि ये ऐसा मेथड होगा जो वेब पे एक्सपोज होगा, ठीक है? यहाँ पे मैं एक और मेथड बना लेता हूँ इसी के साथ। वेब मेथड का एट्रीब्यूट लगाऊंगा पब्लिक इंट मल्टीप्लाई